नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज मुलाकात ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नाइक जी से। स्वागत है मुकेश जी आपका अनादि टीवी में। थैंक यू। जिस दौर में आपको ये बड़ी चुनौती मिली है कि पूरी कांग्रेस का जो माहौल देख रहे हैं आप, जो देश का माहौल भी है, तो पहली सबसे बड़ी आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, बहुत ही सशक्त, धारदार और पैनी अपोजिशन की भूमिका का निर्धारण करना और भविष्य की लड़ाई जो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में होगी, जो हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उस लड़ाई में पूरी क्षमता और शक्ति के साथ शामिल होना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई चुनाव हारने या जीतने की फैक्ट्री या कारखाना नहीं है। एक बहुत समृद्ध विरासत, एक बहुत स्वर्णिम इतिहास और सैकड़ों ऐसे नेता जिनको आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक आंदोलन है। आइंस्टीन ने ये कहा था कि भविष्य की पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ और मांस का कोई एक ऐसा मनुष्य भी हो सकता है जिसने कायरता पाई, उसको साहस में बदला, खंड खंड में विभक्त पूरे भारत के जनमानस को संगठन में बदला, लोगों के दिल और दिमाग से खौफ और डर को अलग किया और बिना हिंसा के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्माण किया, महात्मा गांधी। हम ऐसे नेता की छाया में पोषित और पल्लवित हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कितने नाम गिनाए, कई दिन बीत जाएंगे, नाम खत्म नहीं होंगे। ऐसे महान नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ इस देश में। लेकिन इतनी लंबी एक फहरिस्त के बाद जो आज मौजूदा परिस्थितियां हैं कि एक पीढ़ी परिवर्तन का प्रयास मध्य प्रदेश में किया है कांग्रेस ने लंबे समय बाद, उस नेता के साथ लोग कदम ताल करते नजर नहीं आ रहे फिलहाल। नहीं, देखिए, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जो नई कौपलें फूटती हैं, उनकी अपनी प्रकृति और प्रक्रिया होती है। उस दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। किसी भी देश के इतिहास में आप चले जाइए, 100-125 साल के एक पूरे कालखंड में किसी व्यक्ति का, संस्था का या पार्टी का एक ऐसा समय आता है जब उसको संघर्ष करना पड़ता है, वो अपनी न्यूनतम स्थिति में होता है। आज भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, ये जो तूफान की तरह आई है ना, ये तूफान की तरह ही जाएगी। तूफान का ये स्वभाव होता है, जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से जाएगा। बीजेपी इस समय भारत की राजनीति में अपनी चरम अवस्था में है। बीजेपी इससे ऊपर नहीं जाएगी। कांग्रेस इस समय अपने इतिहास की न्यूनतम अवस्था में है। कांग्रेस इससे नीचे नहीं जाएगी। अब कांग्रेस को ऊपर ही ऊपर जाना है और बीजेपी को नीचे ही नीचे आना है। ये प्रकृति का नियम भी है, स्वभाव भी है। आप देखेंगे आगे जिस तरह की धर्मांधता, जिस तरह का कल्पना लोक और जिस तरह से धर्म को राजनीति का औजार बनाया है और धार्मिक आस्थाओं का दोहन किया है, संसार के किसी भी देश में विचारों के गिरावट का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन आपने भी जिक्र किया कि समृद्ध परंपरा विरासत है कांग्रेस की। एक आपके पास सेवा दल जैसा संगठन था आरएसएस के मुकाबले, उसके बावजूद अगर ये परिस्थितियां बन रही है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कांग्रेस या उसका नेतृत्व या उसकी लीडरशिप या तमाम सारे लोग जिम्मेदार होंगे उसके पीछे? देखिए, ये प्रश्न ही आप पुनर्विचार करने योग्य है। कांग्रेस कभी कैडर बेस्ड पार्टी रही नहीं। ये पार्टी सदैव मॉस बेस्ड पार्टी रही है।
ये भीड़ तंत्र की पार्टी रही है। अब जहां जहां भी भारतवर्ष में कैडर बेस्ड पार्टीज हैं, वहां बीजेपी को प्रवेश नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रही एंट्री, केरला में नहीं मिल रही, लेकिन वहाँ से तो कांग्रेस भी सिकुड़ती जा रही ना, दक्षिण भारत में नहीं मिल रही, क्योंकि नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार है, पश्चिम बंगाल की बात कांग्रेस करें, की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, और सब जगह हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत अच्छा है। लेकिन लोकतंत्र में तो नंबर का खेल है। मध्य प्रदेश में ऐसा समय था कि पूरी पार्टी से लेकर सब लोगों को लग रहा था कि सरकार आ रही है, लेकिन जो नंबर्स आए वो ऐसा नहीं लगा कि 2003 का इतिहास दोहरा दिया, तो उसमें कहाँ कमी रह गई थी, अब क्या सुधार करना चाहिए जो 2024 के लोकसभा में पार्टी सर्वाइव कर जाए। हुआ ये कि उत्तराखंड और यूपी मिला के जो 85 सीटों का बड़ा सूबा देश में है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा, ये 50 सीटों में कांग्रेस ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। और क्षेत्रीय अस्मिताओं के साथ जिन राजनीतिक दलों का उदय हुआ, उसमें क्षेत्रीयतावाद के साथ दो चीजें और थी। एक तो संस्थाबद्ध जातिवाद प्लस रीजनल सेंटिमेंट, तीसरा राजनीति का जो चस्का लगा, जो पैसे पहली बार इन लोगों के पास आए, उससे इन्हें पता लग गया कि राजनीति एक बहुत दुधारू गाय है, इनके लिए पैसे देने की मशीन है। और उसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की तारीख में, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी का तो सीधा सीधा है कम्युनल पोलराइजेशन, वो दूसरी दिशा में ध्यान नहीं देती। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो समाजवादी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, लेकिन फिर आप तो उनके साथ गठबंधन में चले जाते हैं। अब ऐसे नाजुक मौके पर हमारी इन गलतियों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझौता किया, वहां वहां कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई भारतवर्ष में। और जहां जहां भी नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी के साथ समझौता करती है, वहां नेशनल पार्टी को ही नुकसान होता है। तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ लिया, और आप देखो कि धीरे 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 क्षेत्रीय पार्टी समझ रही है कि वो उनके जनाधार को कम करता जा रहा है बीजेपी। अब केवल उन राज्यों में एंट्री लेने के लिए एक औजार के रूप में उनका इस्तेमाल किया, और धीरे धीरे उनके जनाधार को पूरा साफ कर दिया, और अपना एक क्षेत्र वहाँ पर संगठन और राज बना लिया। तो स्पेस तो कांग्रेस भी दे रही ना। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें कि शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल को उन्होंने निशाना बनाया, कांग्रेस आज जीरो की स्थिति में हो गई लोकसभा विधानसभा दिल्ली में, और अब आप छोटे भाई की भूमिका में आ गए कि 4 सीट पे आम आदमी पाल रही, 3 पे आप लड़ रहे हैं, पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं। आपने जो स्पेस दिया, ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल के गई, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, वहाँ कांग्रेस की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में आप तीसरे नंबर पे आ गए, और मध्य प्रदेश में आप फिर से सपा को स्पेस देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो डेमोक्रेटिक स्पेस की आप बात कर रहे हैं, आपने दी, एक जहाँ बायलैटरल कंटेस्ट है, जहाँ 2 पार्टियों में ही लड़ाई है जी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हिमाचल उत्तराखंड भी जोड़ सकते हैं उसमें। तो यहाँ तो यह तो बीजेपी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, तो किसी को एक दूसरे का स्पेस देने का सवाल नहीं है। यूपी, मैं ये बात मान सकता हूँ कि एक समय ऐसा था जब हमने मायावती के साथ 100 सीटों पर समझौता कर लिया, जब माननीय नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। 350 सीटों पर जब सिंबल नहीं मिला कांग्रेस पार्टी का, तो वो निर्णायक क्षण था जब कांग्रेस पार्टी का यूपी में पराभव और युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। हमने वहाँ पर जो है सबसे बड़े सूबे में, सबसे बड़े राज्य में एक अपनी स्पेस रीजनल पार्टीज को दे दी, जो हमें नहीं देना चाहिए थे।
लेकिन उसी यूपी में आपने 2009 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 21 सीटें आई थी आपकी। इसी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि आपने 2009 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कांग्रेस ने। जब हमने परफॉर्मेंस किया था उस समय बीजेपी की सरकार फेल हुई थी यूपी में, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार थी उसके खिलाफ घुटन और बेचैनी थी। उसके चलते लोगों को ये लगा कि भाई चलो राज्य की राजनीति में जो भी है, लेकिन सेंटर की पॉलिटिक्स में केंद्रीय सरकार को मजबूत करने के लिए एक वोट कांग्रेस पार्टी को दे दो, और ये वातावरण यूपी में बना। उसके चलते हमें 21 सीट यूपी में मिल गई। लेकिन मध्य प्रदेश में भी आपको अच्छा स्पेस मिला था उसी दौरान जब बीजेपी के तमाम सारे बड़े लीडर चुनाव हारे, चाहे थावरचंद गहलोत हो, सत्यनारायण जटिया हो, लक्ष्मी नारायण पांडे हो, इंदौर की बात करें सुमित्रा महाजन की लीड 10,000 पे रह गई। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे और अडवाणी ने फील गुड फैक्टर का नारा दिया, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, तो उस समय जो पूरे के पूरे इनके अनुमान थे और एंटिसिपेशन थे वो सब फेल हो गए, और बीजेपी जो है धराशायी हो गई और चुनाव में पराजित हो गई। कम ज़्यादा यही वातावरण आज भारतवर्ष में है। बीजेपी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है, और जिस तरह का दम, अभिमान और अहंकार बीजेपी में है वो अच्छा नहीं लग रहा लोगों को। अभी चुनाव हुए नहीं, वोट डले नहीं, वो कह रहे हम 400 सीटें जीत गए। भाई तुम चुनाव तब जीतोगे ना जब लोग वोट डाल देंगे। लेकिन इसमें आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस की नेता हैं, कि मान लीजिए दिग्विजय सिंह कहते हैं मजबूरी में लड़ रहा हूँ, कमलनाथ चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं, उमंग सिंगार कहते हैं कि पहले इन सबको लड़ाइए तो मैं लड़ूंगा, जीतू पटवारी चुनाव लड़ नहीं रहे, वो तो चलो अध्यक्ष हैं, उनकी मजबूरी है, विवेक तनखा चुनाव नहीं लड़ रहे, तो बड़े बड़े जो लीडर हैं कि केवल क्या वो राज्यसभा या लीडरशिप के लिए कि संघर्ष नहीं करना चाह रहे हैं ये लोग? विवेक तनखा 2 बार चुनाव लड़े थे, हार गए, तो कितनी बार उनको टिकट देंगे? उन्होंने स्वयं कहा कि हम राज्यसभा के सदस्य हैं और 2 वर्ष हमारा बकाया है अभी राज्यसभा का, इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। अरुण यादव जी के छोटे भाई अभी विधायक हैं, अरुण यादव जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वो तो गुना जा रहे थे लड़ने चुनाव। उमंग सिंगार अभी भी अपोजिशन लीडर हैं और एमएलए हैं, उनका नाम कहाँ से कौन ला रहा मुझे समझ में नहीं। ये तो उन्होंने खुद ही कहा, और कई सारे एमएलए तो आपने इस चुनाव में उतारे ही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो एमएलए उतारे हैं वो उनकी खुद की लड़ने की इच्छा थी जिन्हें उतारा है, और पार्टी जो निर्देश देगी उसका सबको पालन करना है। अगर कोई मना भी करे और पार्टी चाहेगी कि इनको चुनाव लड़ाना है तो ये पार्टी का विशेषाधिकार है कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि इससे कार्यकर्ता को मॉरल डाउन होता कि अगर लीडर उसका चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है या बेमन से लड़ रहा है कि आला कमान ने कह दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उसके कार्यकर्ता को वैसे ही मॉरल डाउन हो जाता है कि हमारा लीडर ही जब चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है। देखिए, ये कांग्रेस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही है, और जब रिकंस्ट्रक्शन होता है, नई कौपलें आती हैं, तो उसके अपने नियम और प्रक्रिया और प्रकृति होती है। उन तमाम चीज़ों को कांग्रेस इस कालखंड में फेस कर रही है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हमें हर ज़िले में 10-10, 25-25 नौजवान चाहिए जिनके साथ हम एक नई कांग्रेस का निर्माण करें, और चुनाव के साथ साथ हमारी तेज़ नज़र जी उस दिशा में है, और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी यंग ब्रिगेड उस दिशा में काम कर रही है। एक बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है और पूरी कांग्रेस का स्वरूप आपको बदला हुआ दिखाई देगा। 27 साल की उम्र में आप विधायक बन गए थे पहली बार, एक लंबा दौर आपने कांग्रेस का देखा है। ये जो मौजूदा परिस्थितियाँ बन रही है, ये केवल इसको ये कह देना कि ट्रांजिशन पीरियड है, जल्दी से छट जाएगा, लेकिन एक 20 साल का लंबा अंतराल रहा है विपक्ष में रहते हुए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो एक मादा होता है विपक्ष में रहने के बाद एक संघर्ष का, वो धीरे धीरे खत्म हो गया या किया ही नहीं है? संगठन नहीं होने से, एक प्रतिबद्ध और विचारधारा पर टिकने वाला संगठन नहीं होने से, यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती ही नहीं है। जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है वो चुनाव लड़ता है। अब एक ऐसा संगठन बनाना है कि पार्टी चुनाव लड़े, व्यक्ति नहीं। तो ये कब तक हो पाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि नए अध्यक्ष की तो अभी तक कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। नहीं, अभी तो चुनाव चल रहा है और परिवर्तन बहुत सिस्टमैटिक करना चाहिए।
आंधी और तूफान की तरह परिवर्तन नहीं करना चाहिए। बहुत सधे हुए निर्णय लेना है, स्थिरता से निर्णय लेना है, सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना है, और ये काम हो जाएगा जिस तरह से हम देख रहे हैं, अंदरूनी जिस तरह से हमारी तैयारी है। ये क्या कारण है कि जो नेता 4-4, 5-5 दशक से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और वो ये सब एक बहाना बनाकर जा रहे हैं कि साहब जो कांग्रेस से सनातन विरोधी है, वो राम के खिलाफ है, इसलिए हम चाह रहे हैं, चाहे वो सुरेश पचौरी की बात कर लें। का आपने उदाहरण दिया अभी, ऐसे तमाम, जैसे गौरव वल्लभ अभी गए हैं, उन्होंने भी यही बात की है, संजय निरुपम भी यही बात कर रहे हैं। देखिए, सुरेश पचौरी ने कांग्रेस पार्टी को क्या दिया? कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया 24 साल बिना चुनाव लड़े लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य 4 बार। पूरे भोपाल जिले में, रायसेन जिले में, नरसिंहपुर जिले में, होशंगाबाद जिले में कांग्रेस को खत्म करने वाले सुरेश पचौरी हैं। आप किसी से भी पता लगा दो। लेकिन ये बात उनके जानने के बाद क्यों निकली, जब संगठन के लोगों को पता था? इतनी चतुराई से एकाधिकार और जोड़ तोड़। 24 साल राज्यसभा में दिल्ली में रहे, इतना परिचय बढ़ा लिया कि जो निर्णायक लोग थे, डिसीजन करने वाले लोग थे, उनका विश्वास अर्जित कर लिया। उनसे मनमाने डिसीजन कराए, मनमाने जिलाध्यक्ष बनाए, पदाधिकारी बनाए। कोई निर्णय आप पता लगा लो, नरसिंहपुर जिले में, होशंगाबाद जिले में, रायसेन में, भोपाल में पिछले 20 सालों में सुरेश पचौरी के बगैर कोई निर्णय हो नहीं पाता था। जो आदमी कभी पार्षद नहीं रहा, जिसने एक भी चुनाव नहीं जीता, जो इस दर्जे का बदमिजाज कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा बदमिजाज कोई नेता होगा, जो आजू बाजू के कार्यकर्ताओं को दिन भर गालियां बके, बुरा बोले। आप भी राम कथा सुनाते रहे हैं, तो जो राम को लेके एक परसेप्शन बन गया है, जो कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, जो छोड़ कर जा रहे हैं, वो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज कर रहा है? क्योंकि एक तरफ हमने इसी पीसीसी में देखा कि राम भगवान के पोस्टर लग जाते हैं, कमलनाथ जब अध्यक्ष थे तो उनके बायो में राम, जो हनुमान जी आ जाते हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो राम की सबसे बड़ी विरोधी है, और उसी को एक आधार बना के जो आपके नेता जा रहे हैं वो कहते हैं कि साहब सनातन विरोधी, राम विरोधी हैं। बीजेपी ने इन 30-35 सालों में, मुझे आशा है आप बहुत गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जी बिल्कुल। 30-35 सालों में बीजेपी ने अपने एक अलग राम का निर्माण किया है, सृष्टि कर ली है। और जो बीजेपी ने जिस राम की सृष्टि की है, ये सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा से अलग राम है। ये केवट के राम नहीं है, ये शबरी के राम नहीं है, ये भरत के अनुराग और भक्ति से में डूबे हुए राम नहीं है। ये वो राम नहीं है जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी। ये वो राम नहीं है जिनका संपूर्ण जीवन त्याग, शील, अनुशासन, चरित्र, परोपकार, दया, करुणा और प्रेम पर आधारित है। अरे ये तो ऐसा शो कर रहा है देश में जैसे इसके पहले राम थे ही नहीं। 20 जनवरी को राम आए हैं, उसके पहले थे ही नहीं राम। बीजेपी राम को लेके आई है कि हमारी देवताओं की तपस्या, हमारे मुनियों की तपस्या, हमारी धरती की बेचैनी, आपको याद है? लेकिन जितनी बेबाकी साहब ये बता रहे हैं, बाकी के नेताओं को क्यों नहीं बोल पाते हैं? वो तो केवल एक लाइन बोल देते हैं। धरती माँ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम पर दया करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या समस्या है? तो कहा कि मेरी छाती पर असंख्य सरिताएं, नदियां बह रही हैं, असंख्य मौन खड़े वृक्ष मेरी छाती पर खड़े हैं, अचल भाव से असंख्य सरोवर मेरी छाती पर खड़े हैं, हिमालय जैसे गंगा गगनचुंबी पर्वत मेरी छाती पर खड़े हैं, पर उनका भार मुझे भार नहीं लगता। इन राक्षसों का भार मुझसे सहन नहीं होता, मुझ पर दया करो, इन राक्षसों के भार से मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझ पर कृपा करो। ये पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा जी पूरे देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास गए, और विष्णु भगवान ने उनकी करुण पुकार सुनकर जो सुर और असुर के बीच में संघर्ष जीवन में होता है जी, जो आर्य और अनार्य के बीच में जीवन में संघर्ष होता है, जो सद्गुणों और दुर्गुणों के बीच में जीवन में संघर्ष होता है, तमाम देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने और सब पॉजिटिव फोर्सेस ने ये कहा विष्णु भगवान से कि सद्गुणों की सदैव के लिए विजय हो जाएगी और
दुर्गुणों की सदैव के लिए विजय हो जाएगी और सद्गुण सदैव के लिए पराजित हो जाएंगे। इसलिए हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। तो वो इनकी करुण पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। कोई बीजेपी थोड़ी लेके आई रामचंद्र जी को। तो आप किसका इंतजार कर रहे बीजेपी हैं? की करुण पुकार सुनकर भगवान राम धरती तो पर कांग्रेस आए। किसका इंतजार कर रही है? इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे सब एक कुछ चीज है। बताइए, ये देश के लोगों को समझना चाहिए, जिस देश में इतने विद्वान हो, जिस देश में इतने आचार्य हो, जिस देश में इतने कर्मकांडी ब्राह्मण हो, जिस देश में वेद पुराण शास्त्र उपनिषद को जानने वाले लोग हों, जिस देश में गीता के प्रबुद्ध विद्वान हो, जिस देश में गली गली रामचरितमानस गाई जाती हो, क्या उस देश के लोग इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि बीजेपी ने किस तरह के राम का निर्माण कर लिया है भारतवर्ष में, जो विभाजनकारी हैं, जो धार्मिक आस्थाओं का शोषण और दोहन करने वाले हैं, जो राजनीति के औजार हैं। क्या ये नहीं समझ पा रहे लोग इस देश के मध्य अंदर? प्रदेश में 2014 में कांग्रेस को 2 सीट, 19 में 1। अब बीजेपी कह रही 24 में 29 की 29। कांग्रेस का अपना क्या टारगेट है कि कितनी सीटें कांग्रेस इस लोकसभा में मध्य प्रदेश में जीत रही है? बीजेपी रोजगार पे बात नहीं करती। बीजेपी जो किसानों की जो उत्पादन लागत है प्रति हेक्टेयर कितनी बढ़ गई है, इस पे बात नहीं करती। वो खेत खलिहान और धरती के रंग जैसे गांव की बात, आदमियों की बात नहीं करती। वो तो गांव में खातों में थोड़े थोड़े पैसे डाल दिए। ठीक है, इन पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ है हर राज्य में, कोई अकेले बीजेपी के राज्य में नहीं हुआ है, हर राज्य में जो बजट है वो गुणात्मक रूप से बढ़ा है। भारत का 1951 और 52 में जो बजट था वो 350 करोड़ था, पूरे भारतवर्ष का बजट। आज लाखों करोड़ है। मैं जब पहली बार एमएलए बना था 27 साल की उम्र में, तब मध्य प्रदेश का बजट 3600 करोड़ रुपए था। आज 3.25 लाख करोड़ रुपए बजट है। तो भाई साहब, लोगों ने टैक्स देना शुरू नहीं, मैं तो किया। जो मूल की सीटें कितनी जीत रही कांग्रेस का? नहीं, मैं बात कर रहा हूं, ये 24 घंटे सीटों की बात करते हैं। ये 24 घंटे 400 सीट जीत रहे हैं, 29 सीट जीत रहे हैं। भाई आप अभी वोट डले नहीं, किसी ने वोट डाले ही नहीं और तुम जीत गए। क्या ईवीएम सेट कर ली क्या? कैसे जीत गए जब वोट नहीं डले? तो ठीक है, हम अपना मनोबल बनाने के लिए हमारे नेता हमारे कार्यकर्ताओं से अलग ढंग की बात करते हैं। एक ये पूरा का पूरा बीजेपी ने इसको एक साइकोलॉजिकल वॉर में कन्वर्ट कर दिया है चुनाव को जी। और ये साइकोलॉजिकल वॉर में चुनाव को कन्वर्ट कर दिया है और उसी का परिणाम है कि पूरे देश भर में जो है दल बदल का महापर्व चलाया जा रहा है। बजाय अपनी रीति नीति का प्रचार करने के लिए दूसरी पार्टियों को कमज़ोर बताया जा रहा है, दूसरी पार्टियां खत्म हो गई ये बताया जा रहा है। कांग्रेस विहीन हो गई भारत में, कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टियां इस देश में बची नहीं, अकेले मोदी जी बचे, उनके पट्टे बचे और बस अब उनका एकाधिकार हो गया भारत की राजनीति। ये जो 5 गारंटी दी है आपने घोषणा पत्र में, आज उसका कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं कि केवल? देखिए, सदैव सही दिशा में राजनीति को ले जाना एक प्रश्न है जी। उसका कितना इम्पैक्ट होता है ये दूसरा विषय है। अगर आपके मन में ये विश्वास है कि हम भारत के नौजवानों की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और हम रोजगार की बात कर रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि हमारे एक सकारात्मक जो नीति निर्धारक तत्व है और जो सकारात्मक दिशा है राजनीति करने की, वो आज नहीं तो कल लोगों को जरूर प्रभावित करेगी। एक आखिरी सवाल और, आप क्रिकेट के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। आईपीएल में एक नया फॉर्मेट आया इम्पैक्ट प्लेयर, तो आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कोई इम्पैक्ट प्लेयर की ज़रूरत है, या जो मौजूदा 11 है वही आपको सीरीज जिता देगी, ट्रॉफी दिला देगी? देखिए, जो 2020 का फॉर्मेट है क्रिकेट का, इसमें इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है, लेकिन जब टेस्ट मैच होता है ना, तब इसमें इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में कोई 10-20 बॉल में भी पूरे मैच को इधर से उधर कर सकता है। ये बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम का खेल है, तो इसमें इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है। और ये जो लोकतंत्र के चुनाव है, ये टेस्ट मैच है, ये 2020 का मैच नहीं है। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए मुकेश जी। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। तो आपने सुना मुकेश नायक जी को कि राजनीति की बात हो, देश की मौजूदा परिस्थिति हो, कांग्रेस की बात हो, या जो लोग दल बदल कर रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी
और अगली बार हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।